नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत खुश होंगे और आपको इस पैनल डिस्कशन का भी बहुत बहुत इंतजार होगा, है ना? तो साहित्य एवं कला के सुंदर समागम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलडब्ल्यूजी के बैनर में आयोजित इस विशेष ऑनलाइन सत्र बियॉन्ड मीडियम्स, द पैरेलल्स ऑफ पेंटिंग एंड राइटिंग का उद्देश्य लेखन और चित्रकला जैसे दो सशक्त रचनात्मक माध्यमों के बीच के अंतर संबंधों और समानताओं को समझना है। या फिर किसी को लगता है कि वो अलग हैं, तो शायद हमारे पैनलिस्ट वो भी कह सकते हैं। इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं तीन बहुयामी रचनात्मक व्यक्तित्व, डॉक्टर अपर्णा, सुरेंद्र सराफ और आशा, जिन्होंने लेखन और चित्रकला दोनों में गहरा कार्य किया है। यह हमारे लिए एक विशेष अवसर है कि हम इनकी यात्रा, विचारों और दृष्टिकोण से कुछ सीखें, है ना? मैं नीलम सक्सेना इस सत्र का संयोजन एवं संचालन करते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ और सत्र की शुरुआत में मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अपनी कुछ पेंटिंग्स को दिखाएं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं अपने अतिथियों को फुल स्टेज पे ले आई हूँ, क्योंकि वो वही डिजर्व करते हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर अपर्णा प्रधान, नमस्कार। आशा सिंह गौर और सुरेंद्र सराफ। नमस्कार। तो अब हम उल्टा चलते हैं और सबसे पहले मैं सुरेंद्र सराफ, जिन्होंने करीब 25 एंथोलॉजीज में हिस्सा लिया है, उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी कोई पेंटिंग्स आपके आसपास हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सके? तो ये पेंटिंग है मेरी। क्या ये मैंने अभी खूबसूरत 2 हफ्ते पहले बनाई है। तो ये ओम का रिप्रेजेंटेशन है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो यानी मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट ही है। मेरे पसंदीदा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैंने जिन पे ज़्यादा काम किया है वो विट्ठल भगवान है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप जाओगे तो कम से कम 20-25 आपको अलग टाइप के विट्ठल के रूप पेंटिंग के द्वारा प्रेजेंट किए हुए दिखेंगे। और मैं सभी फॉर्म में पेंटिंग करता हूँ। मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, एक्रेलिक करता हूँ, वाटर कलर करता हूँ, कभी कभी कैलीग्राफी भी कर लेता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आर्टिस्टिक है। मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे। सो मैंने इनहेरिट किया है उनसे ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। तो आर्टिस्ट फैमिली में पैदा होने का ये एक फ़ायदा रहा है मुझे कि बचपन से मेरे मन में ये सब जुड़ता गया। कहीं ना कहीं तो मैं सीखता गया मेरे फादर से भी। तो यही मेरी जर्नी है, यानी मैं बचपन से ही कर रहा हूँ ये। अभी क्या आप आई कुछ थिंक और पेंटिंग आपके दिखाना चाहेंगे यहाँ पे? जैसे मैंने बोला कि विट्ठल, तो विट्ठल का एक रूप मैंने अभी 2-3 साल पहले बनाया था। तो ये देखो, ये विट्ठल है। और ये वारकरी जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो हम्म। ये उनके दोनों के रूप मैंने विट्ठल को जोड़ के बना के ये जो पानी दिखाया, दैट इज इंद्रायणी नदी इन अ डिफरेंट फॉर्म। ओके, ओके। तो ऐसे सब थॉट्स है। सो आप पेंटिंग में तो थॉट्स ही होते हैं। और एक अलग तरीके का पेंटिंग दिखाऊंगा मैं, जो है जैज जैज नाइट करके सब्जेक्ट दिया था मुझे। एक यूरोपियन आर्ट न्यूएंस गैलरी ने मुझे स्पेशली बोला था। तो आप अगर देखोगे तो ये पूरा गिटार है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जो क्या जैज में बात है, यूज क्या होता है। बात है। और ये जो प्ले कर रहा है वो शख्स है वहाँ पे। तो ऐसे मैंने इनके लिए 4 पेंटिंग्स बनाए थे। तो और एक था कि जो जैज पार्टी होती है और जो जैज नाइट होती है, व्हाट वी कॉल, दिस इज आल्सो आई हैव क्रिएटेड। सो और एक है बहुत जैज, खूबसूरत।
और एक था ये जैज का, ये सिटी बैकग्राउंड में टेरेस पे कोई सैक्सोफोन प्ले कर रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, अगर आप देखोगे मेरे सब अभी के जो मैंने पेंटिंग दिखाया वो सब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही है। रियलिस्टिक बहुत करता हूँ बट बहुत कम करता हूँ। ठीक है, हर कलाकार की अपनी स्टाइल होता है, अपना सिग्नेचर मार्क होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आशा गौर की तरफ। उनकी एक पेंटिंग यहाँ प्रेजेंट कर सकती हूँ मैं, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो आशा, क्या आप कुछ और पेंटिंग यहाँ हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम जी इस मंच के लिए। पहले मैं इसी पेंटिंग के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। अ, शुरुआत तो मैं बचपन से ही आर्ट की तरफ हमेशा खिंची चली जाती थी। तो रुक नहीं पाती थी, इसलिए बचपन में जो बनाते थे वो तो वही आकृतियाँ होती थी जो आस-पास दिखती हैं, बच्चे जो बनाते हैं, कभी तितलियाँ बना दी, पेड़ बना दिए, फूल बना दिए, लेकिन मेरे बनाए हुए तितलियाँ, पेड़, फूल दूसरे बच्चों से अलग होते थे। और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, हालाँकि वो डिफेंस फोर्सेस में थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, उन्होंने हमेशा एनकरेज ही किया और उसी तरह धीरे-धीरे जो कला है, उसमें निखार आने लगा। अभी ये मेरे पीछे ये आप पेंटिंग देख सकते हैं। इस पेंटिंग का नाम है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़। ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, जब मैं 10वीं में हुआ करती थी तब की पेंटिंग है और मुझे ये एक कैलेंडर था, उस कैलेंडर से इतना लगाव हो गया था, वो बहुत खूबसूरत था और मैं अपनी मम्मी को उसे फेंकने नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसे पेंट करना पड़ेगा और ऐसे मीडियम में पेंट करना पड़ेगा कि वो कभी फटे नहीं, वो हमेशा मेरे पास रह जाए। तो उस समय मैंने ये पेंटिंग की थी और ये अब तक मेरे पास है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़े जो कला है उसका रूप बदलता गया। जो प्रकृति है उससे तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती ही है। जो आपने अभी स्क्रीन पे देखी थी वो पेंटिंग एक सीरीज़ की पेंटिंग है जिसे मैंने नाम दिया था रिदम। तो हम जो भी करते हैं लाइफ में उसमें एक रिदम होती है। हम अगर पानी बहता है उसकी उसकी आवाज़ में रिदम है, हमारा जो दिल है वो धड़कता है उसमें रिदम है, संगीत रिदम है और जो हमारा पूरा नक्षत्र जो है वो इसी से गुना हुआ है, बुना हुआ है। तो ये जो सीरीज़ थी इसका नाम मैंने रिदम रखा था और धीरे-धीरे फिर अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट ही ज़्यादा करती हूँ, जबकि मुझे चारकोल पेंटिंग, स्केचिंग भी बहुत पसंद है, लेकिन वो है ना, जब आप कैनवस लेके और रंगों को उस पे छिटकते हो, तो क्या बन के बाहर आएगा, वो आप खुद भी नहीं जानते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट का एक अपना मज़ा, एक अपनी खूबसूरती होती है, वो आपके ये आशा कुछ म, अचानक गायब हो गई है। शायद वो हमसे तब तक जुड़ेंगी। तो उससे पहले मैं तब जब तक उनका इंतजार करते हैं तब तक मैं अपर्णा दी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप कोई पेंटिंग अपनी दिखाना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इस मंच पर इस कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि पेंटिंग और लिखना दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है और दोनों की शुरुआत मैंने बचपन से ही की थी। मेरे सबसे पहले टीचर मेरे पापा थे। वो खुद भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, साइंटिस्ट थे लेकिन पेंटिंग बहुत बढ़िया करते थे। फिर 2010 से मैंने पेंटिंग को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया और मैंने एक टीचर के अंडर गाइडेंस ली। फिर उसके बाद से लेके अब तक करीब 45 एग्जीबिशंस में मैंने पार्ट लिया है और मोस्टली ऑफलाइन रही हैं। ये अभी 7-8 ऑनलाइन भी करी हैं, क्योंकि जब कोविड हुआ तो ऑनलाइन भी करा। और सबसे बड़ा बूस्ट मुझे मिला 2010 में, एग्जीबिशन के बाद में मेरी पेंटिंग बिक गई इनॉग्रेशन का तुरंत बाद। वो एक बहुत बड़ा बूस्ट था। फिर कुछ पेंटिंग्स मेरी गवर्नर हाउस तक पहुंच गई। वो गवर्नर आए थे और 3 पेंटिंग्स एग्जीबिशन से सेलेक्ट कर गए। उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मेरी पेंटिंग का डिस्प्ले होना, तो वो ये सब चीज़ें जो थी ये एक
पुश की तरह काम करती रही और मैं बड़ी लगन से सीखती भी रही और करती भी रही। फिर मैं एक कॉन्टेस्ट हुआ था, विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग का मैं हिस्सा रही हूँ, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2019 में मान्यता दी थी। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये धीरे धीरे करके करती चली। फिर जब मैंने लिखना भी सीरियसली स्टार्ट किया, लिखती तो मैं पहले भी थी आर्टिकल्स वगैरह, लेकिन जब से मैंने कविताएं लिखने स्टार्ट करी तब से फिर मैंने कविता को और साथ में पेंटिंग को जोड़ना शुरू किया। चलिए, इसके बारे में प्रश्न मैं कुछ देर बाद पूछूंगी, अभी आप सिर्फ अपने पेंटिंग दिखा दें। ये पीछे जो पेंटिंग लगी है ये भी मेरी बनाई हुई है, ये कृष्णाष्टक की बुक पे थी। एक ये मेरी पुस्तक के ऊपर है, किताब पे, मन का आसमान। फिर नारी की उसके ऊपर ये भी है मेरी बनाई हुई पेंटिंग। मैंने एक सीरीज की थी विमेन एंड पावर, तो मैंने उसके ऊपर ये उसकी एक सीरीज की एक पेंटिंग है जिसमें मैंने हॉर्सेस और विमेन को साथ में डिपिक्ट किया था। एक वैसी पेंटिंग मेरे घर भी है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी। और एक और जल्दी तुम्हारे यहाँ भी पहुंचने वाली है, ये पेंटिंग भी मैंने बनाई थी और ये मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि नीलम की 75th बुक के ऊपर ये प्रकाशित है। तो ऐसे करते करते, और अभी हाल में मेरी एक पुस्तक आने वाली है, मन के मौसम, उसकी ये पेंटिंग मैंने अभी हाल में बनाई है। तो ऐसे ही, बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। तो बस ऐसे ही करते करते थोड़ी थोड़ी पेंटिंग्स बनाती रही और मुझे फिगरेटिव काम करना ज्यादा पसंद है। चलिए, हम उन प्रश्नों पे थोड़ी देर से आते हैं। फिलहाल जो आशा अपनी कोई पेंटिंग दिखा रही थी वो छूट गई थी। वो पुराने जमाने में दूरदर्शन पे आता था ना, रुकावट के लिए खेद है, इसी तरह हो गया था। पर यहाँ हम टूटी चप्पल नहीं दिखाएंगे, हम एक खूबसूरत पेंटिंग दिखाएंगे। तो आशा, कौन सी पेंटिंग थी जो आप दिखा रही थी और जब आप जो है बिजली जाने की तरह आप भी चली गई थी? जो आपने पहले पेंटिंग अपनी स्क्रीन पे दिखाई थी, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। तो मुझे लगता है मुझे वो दोबारा ऐड करनी पड़ेगी ताकि उसे देखा जा सके। तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं उसी के साथ की एक दूसरी पेंटिंग भी ऐड करती हूँ ताकि आपको पता चले। मैं आपको बता रही थी कि ये सीरीज है एक, तो ये सीरीज का नाम रिदम था, जो अभी थोड़ा कुछ इशू आ रहा है उसे ऐड करने में। तो दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये तीनों कलाकारों ने मेरे एक ना एक काव्य पुस्तक में अपनी पेंटिंग साझा की है, और जिससे मेरी पुस्तकों की गरिमा बढ़ गई है। जैसे अपर्णा दी ने तो वो पुस्तक दिखाई ही थी अभी आपको कुछ क्षण पहले। सुरेंद्र सराफ ने मैंने बिखेरे हैं अल्फाज में अपनी पेंटिंग मुझे उपयोग करने का मौका दिया था, और आशा ने हमारी जो एक एंथोलॉजी थी जिसकी मैं क्यूरेटर थी और आशा एडिटर थी, उसमें उसने अपनी पेंटिंग लैंड की थी, जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। तो अब हमने चूंकि इन आर्टिस्ट को अभी तक काव्य गोष्ठियों में देखा था, कुछ इंटरव्यूज में देखा था, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज हमने इनकी एक दूसरी पर्सनालिटी देखी कि ये लोग कितने अच्छे पेंटर हैं। तो अब मैं सबसे क्विक क्वेश्चन करूंगी जिसका एक वर्ड में आंसर चाहिए। पहले पेंटिंग या पहले लेखन? अपर्णा दी। मेरे लिए पहले लेखन। आशा? पहले लेखन। सुरेंद्र? पेंटिंग। ये तो अलग अलग तरह के लोग हमारे पैनल में हैं, और यही अलगाव भी जो है हम लोग को बहुत इस पैनल को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो मैं कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी। एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में आपको लेखन या चित्रण के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या इन दोनों विधाओं की रचनात्मक प्रक्रिया में कोई समानता दिखाई देती है? ये प्रश्न मैं सबसे पहले आशा से पूछना चाहूंगी।
नीलम जी, जिस तरह से मैं देखती हूँ इन दोनों कलाओं को, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मैं खिंची चली जाती थी इन दोनों ही चीज़ों के प्रति। तो जब भी मुझे कोई पूछता था कि आप एक चीज़ चुनो, या तो आप लेखन चुनो, या तो आप पेंटिंग आर्ट चुनो, मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। अगर मैं एक को चुनती हूँ तो दूसरा छूट जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा एक होता को है कि मनाओ तो दूजा छूट जाता है। हाँ, क्योंकि शीशा हो अगर या एक दिल। एक मेरा सीधा हाथ है तो एक मेरा उल्टा हाथ है, मैं किसको छोड़ूं, मुझे दोनों चाहिए। तो इस बहुत तरह से मेरे लिए चुनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज को देखती हूँ जो मेरी आंखों से हट ही नहीं पाती, तो मैं सोचती हूँ कि अरे मुझे इसे अपने कैनवस पे उतारना है। और अगर मैं किसी ऐसी घटना को होते हुए देखती हूँ अपने परिवहन में, अपने आसपास कोई ऐसा इंसान देखती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है, तो वो मेरी कहानी का एक किरदार बन जाता है, या वो एक फीलिंग एक कविता का रूप ले लेती है। तो दोनों ही तरह से एक इमोशन है जो आपको छू जाता है, लेकिन कभी वो इमोशन एक कविता या कहानी का रूप लेता है, और कभी वो जो चीज़ आपकी आँखों को खींचती है, वो कैनवस पे बिखर जाती है। तो अब मुझे आशा लगता से है मैं बाद कि में पूछूंगी कि वो मुझे देख के उसको कोई कहानी सूझी कि नहीं सूझी, परंतु अब मैं ये प्रश्न सुरेंद्र से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगी कि क्या पेंटिंग और लेखन दोनों की प्रेरणा एक ही जगह से मिल सकती है या आपको अलग अलग जगह से मिलती है? नहीं, इसका थोड़ा सा मेरा व्यू अलग है। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप एक हम्म। संवेदनशील इंसान हो, हम्म। और जो संवेदनशील इंसान है उसकी भावनाएं वो किसी ना किसी कला से प्रस्तुत करेगा। तो मैं जब भी लिखता हूँ तभी मैं पेंटिंग नहीं करता हूँ, यानी मेरे दिमाग में पेंटिंग नहीं चलती रहती है। अभी मैं क्यों लिखता हूँ मुझे नहीं पता। मेरी लिखने की जर्नी भी अजब तरीके से चालू हुई है। यानी मैं रोड पे कभी तो ड्राइव कर रहा था, मेरे सामने ब्रिज के सामने एक फैमिली बैठी हुई थी। आई थिंक दे वर नॉट हैविंग फूड, उनको खाना नहीं मिला था। मैं उनको देख रहा था, वो मुझे देख रहे थे, उनको मुझसे कुछ चाहिए था, ये मुझे समझ में आ रहा था। और तभी मेरे मन में कुछ लाइनें आ गई और मैंने लिखना चालू कर दिया। तो वो मेरा पहला पोएम था। यानी पेंटिंग तो आप मैं चला नहीं रहे थे, आप देख रहे थे। तो पेंटिंग खैर, ये तो ही मजाक की बात, परंतु आपने बहुत सही बात कही कि हर एक क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं शुरुआत किसी संवेदना से होती है, और कुछ लोग उसमें सिर्फ एक तरह की एक्टिविटी कर पाते हैं, कुछ लोग को लगता है कि नहीं, हमको हम इस पे दोनों चीज करना चाहते हैं, तो सबका अपना अपना ये है। तो मैं अपर्णा दी से जानना चाहूंगी कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? मैं पहले जब से मैंने पोएट्री लिखनी शुरू करी, उससे पहले चित्रकारी मेरे लिए बहुत अहम चीज़ थी। और मैं जब भी कोई सुंदर चीज़ देखती थी या कोई दृश्य देखा, कोई भी मनमोहक चीज़ दिमाग में आई, तो मैं घर आके उसको ज़रूर पेंट करती थी। और मैंने हाल ही में एक ये पेंटिंग बनाई थी, और इसकी कहानी बहुत पुरानी है, कलकत्ता से जुड़ी हुई है। मैंने देखी थी, ये वाली एक औरत को वहाँ पे पूजा करते हुए देखा था, वो दिमाग में तब से थी। तो मैंने एक कविता लिखी थी इसी के संदर्भ में, उससे जोड़ के मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई फिर। और अब ये है, अब मैं कविताओं के हिसाब से अपनी पेंटिंग्स अक्सर बनाती हूँ, जब से मैंने किताबें लिखनी शुरू करी। और जो जैसा सुरेंद्र जी ने कहा संवेदना, मैंने भी एक पेड़ को उखड़ते हुए देखा था, और मैंने कार में बैठे बैठे मेरी आवाज़ सुनो कविता लिखी, जिसे यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट ने लगाया, और मैंने उसके ऊपर वो भी बनाया, जब वो आधा उखड़ा हुआ गिरा था, मैंने वो भी पेंटिंग बनाई है। तो जब ऐसी चीज़ें इंसान देखता है तो चित्रकारी भी दिमाग में आती है, और लेखनी तो खैर अपने आप चल पड़ती है। मेरा यही मानना है।
बहुत बढ़िया। इस बीच मुझे आशा की वो पेंटिंग दिख रही है जिसे वो बहुत देर से दिखाना चाह रही थी, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आशा की पेंटिंग, जिसमें सच में इसका नाम रिदम सीरीज कहा है इन्होंने। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ सुरीले स्वर है वो हम तक पहुंच ही जाएंगे, पर ये आशा गायब हो गई, वो सुरीले स्वर के साथ चली वापस गई। उनका तो अभी वो जब तक वापस आएंगी कुछ देर में, मुझे भरोसा है जैसे कि पिछली बार आ गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि दृश्य कला यानी पेंटिंग और लेखन दोनों की उत्पत्ति एक ही रचनात्मक संवेदना से होती है? तो इसका उत्तर आप लोगों ने लगभग दे ही दिया था, और बस हम इसमें आशा का ही सुनना बाकी रह गया था। तो मैं अगले प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम भावना की बात करते हैं तो वो एक चित्र के माध्यम से और एक लिखित रचना के माध्यम से किस प्रकार भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है? तो ये प्रश्न मैं सबसे पहले सुरेंद्र से पूछना चाहूंगी। तो भावना के अनेक रूप है। पहले तो यानी हम सब इंसान है, हमारी अनेक भावना है, और वो भावना को शब्दों में कैसे ढाला जाए और पेंटिंग में कैसे डाला जाए, ये कोई कलाकार ही, अगेन मेरा और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कलाकार को थोड़ी सी कुछ तो अलग एक दृष्टि होती है। जो कलाकार लिखता है, पेंटिंग बनाता है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी जो भी कोई कलाकार परफॉर्म करता है, तो भावना, क्रिएटिविटी, इनका मिश्रण, वो कलाकार जो सोचता है वो उभर के आता है। यानी अगर मैं कैनवस अभी लेके बैठूं और मैं बोलूं कि मुझे आज अभी यही पेंटिंग करनी है, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं यही पेंटिंग अभी कर सकता हूँ, बट मैं क्रिएटिव पर्सन हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव बनाऊंगा। तो ऐसा है। इसी पे से मुझे एक प्रश्न और सूझ रहा है, क्या आप हरदम वो ड्रॉ करके बनाते हैं या सीधे ब्रश से काम करना शुरू मैं कर देते हैं? सीधे ब्रश से काम करता हूँ। हाँ, मुझे मैं कुछ लगा आपकी पेंटिंग्स में। मुझे हाँ, आपकी पेंटिंग्स में ऐसे कुछ आभास हुआ अक्सर कि आप सीधे शायद बनाने लगते हैं और वो आप कलर को बहने देते हैं। हाँ। तो चलिए, मैं भी कुछ हद तक पारखी हूँ ऐसा मुझे लगा। तो मैं खुद की पीठ थपथपा लेती हूँ। और जो है, यही प्रश्न मैं अपर्णा दी से पूछती हूँ। मेरा ये मानना है कि दृश्य कला और साहित्य वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उसमें इतना फर्क है, जैसे हम पेंटिंग में एक दिखा देंगे कि धूप आ रही है और इस तरह से हम ऊपर से छनती हुई धूप आ रही है, लेकिन जो हम साहित्य में लिख सकते हैं, जैसे कि पत्तों के दरीचे से छनती हुई धूप पेड़ की टहनी पकड़कर लटक गई, हम ये विजुअली नहीं दिखा सकते हैं। धूप आती दिखेगी, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो साहित्य का है कि वो लटक गई या थाम कर उंगली सर्द हवा की, धूप का सुनहरा टुकड़ा धरती पर आ गया, ये हम विजुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है, सागर की, जैसे सागर की लहरों के साथ साथ आप बह रहे हैं, और साहित्य के हिसाब से आप सागर की गहराई नाप रहे हैं, और अगर आप विजुअली देखेंगे तो दूसरा इंसान देखने में सोचेगा स्विमिंग कर रहा है। तो वो दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन एक ही पहलू, एक ही चीज के ये दो अलग अलग रूप हैं, मेरा ये मानना है। और बहुत बढ़िया। आप कैसे उसको पन्ने पर उतारते हैं या कैनवस पर उतारते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दो आर्टिस्ट और दोनों के अलग अलग भाव, परंतु जो रिजल्ट है वो एक ही की, दोनों की पेंटिंग्स बहुत सुंदर। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न मैं पहले अपर्णा दी से पूछूंगी कि क्या कोई चित्र एक कविता की तरह कोई भाव या कथ्य व्यक्त कर सकता है, और क्या कोई कविता उतना ही सशक्त दृश्य प्रभाव छोड़ सकती है जितना कोई चित्र? इसका जो है
कुछ हद तक उत्तर दे दिया है, परंतु इसमें मैं आगे कुछ जोड़ना चाहती हूँ कि वर्तमान डिजिटल युग में जहाँ माध्यम निरंतर बदल रहे हैं, आप लेखन और चित्रकला के साथ साथ विकसित होने की प्रक्रिया को किस प्रकार देखते हैं? अभी जैसा कि पेंटिंग जो है उसको देखकर एक कविता लिखी जा सकती है। फर्ज करिए एक वहाँ पे घंटियाँ बनी हुई हैं, दुर्गा माँ की 2 आँखें हैं और साथ में तीसरा नेत्र दिख रहा है या शिव जी का दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसको देखकर कविता लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग दिखाई पड़ती है तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितना इसका मतलब विस्तार है, उस तरह का भी आपके मन में चल सकता है। और जब आप पेंटिंग लिखना देखना चाहते हैं, पेंटिंग को देखकर भी कविता लिखी जा सकती है और कविता के ऊपर भी पेंटिंग बनाई जा सकती है। जैसा मैं अपनी किताबों में हमेशा करती आई हूँ, जैसे मैंने ये बनाई थी पेंटिंग, नारी एक खामोश किताब। इसमें पूरे भाव हैं कि ये खामोश भी है, तीसरा नेत्र उसकी शक्ति दिखा रहा है और उसका मन परिंदा सा उड़ता है। तो ये मैंने कविताओं के साथ में कनेक्ट करके लिखा है। ऐसे ही तो मैंने आप दोनों कर लेती हैं, कभी आप कविता लिखती हैं और चित्र बना लेती हैं, कभी आप चित्र बनाती हैं उस पे कविता लिखती उस हैं। पे कविता लिख लेते हैं। बहुत अभी खूबसूरत। जैसे मैंने मन का तुम्हारी किताब थी ना जो वाली आसमानी होना है, तो जैसे 4-5 कविताएं मैंने मंगवाई थी कि मेरे को भेजो कि क्या कौन सी बुक है, तो वो पढ़ने के बाद में मैंने ये कंसेप्चुलाइज किया था बनाने के लिए। बहुत बढ़िया कंसेप्चुलाइज किया था। और अब ये प्रश्न मैं सुरेंद्र से पूछना चाहूंगी। क्या प्रश्न तो रिपीट करूं या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं इसके। मेरे पास दो उत्तर है। हम्म। एक तो जैसे कि अपर्णा जी ने कहा कि अगेन मैं वही शब्द यूज कर रहा हूँ कि भावना जो होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी जो भी है दैट इज ऑल एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स। तो एब्सोल्युटली। आप किस तरह से करना चाहते हो या आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मैं जब भी कुछ भी लिखता हूँ, एक तो मैं स्टडी बहुत ज़्यादा करता हूँ। आपको अगर कोई कला को डेवलप करना है तो आपको स्टडी करना भी काफ़ी ज़रूरी है। मेरा बिल्कुल। सुबह का जो वक्त होता है 1-1.5 घंटा, उसमें मैं पेंटिंग स्टडी करता हूँ। मैं काफ़ी सारी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी पोएम्स की बुक पढ़ता रहता हूँ। पढ़ने से और स्टडी करने से आई थिंक आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। दूसरा रियाज है। रियाज कोई भी आर्ट हो, जो फाइन आर्ट वर्ड है ना, फाइन का मीनिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने और अच्छा से अच्छा आर्ट प्रोड्यूस कर सको। तो फाइन आर्ट इज ऑल अबाउट रियाज, ऐसा मेरा कहना है। आप जितना रियाज करोगे, ये गाना हो गया, नृत्य हो गया, पेंटिंग हो गई, लिखन लेखन हो गया, इनको रियाज चाहिए। आप फिर बिल्कुल। गंदा लिखो, गंदा पेंटिंग करो, चलेगा, क्योंकि हर दिन आपका नहीं होता। आर्टिस्ट का भी बुरा दिन आता है, आर्टिस्ट का भी अच्छा दिन आता है। तो आपको सिर्फ आपके कला से जुड़े रहना है, 1-2 घंटे उसको देना है और उसको डेवलप करते जाना है। बिकॉज आर्ट ऐसा मीडियम है, वो कितना भी डूबो खत्म नहीं होगा। वो ये वो चलता सही ही बात है। रहेगा। आपको नया नई नई रोज एक नया नया एक्सपीरियंस, नया नया क्रिएटिविटी, थॉट्स, एवरीथिंग। जो आर्टिस्ट है उसको देर इज नो वर्ड फॉर दैट। मीन्स आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता बिल्कुल है, सही। कलाकार कलाकार यू होता है। नीड फूड फॉर द थॉट, जो भी बिल्कुल है। सही। और मैंने बहुत शुरू में पढ़ा था जब मैं बचपन में लिखना शुरू किया था मैंने कविताएं, कि कोई 50 खराब कविताएं नहीं लिख सकता, इसलिए लिखते रहिए, ज्ञानवी शायद अच्छी हो जाए। परंतु उसका मतलब यही था कि रियाज आपको करते रहना है। लिखने का भी रियाज होता है, पेंटिंग का भी रियाज होता है। और कभी आपको फिर लगता है कि हाँ मैं करती हूँ या करता हूँ। वो तो अब कहते हैं ना, यही प्रश्न। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
लेकिन रियाज परफेक्ट करते ही कभी जाना नहीं होते। परफेक्शन नहीं आता, लेकिन रियाज करते ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी रियाज में निकलती जाती हैं खूबसूरत अभिव्यक्ति या खूबसूरत पेंटिंग्स। तो अब मैं आशा से यही प्रश्न पूछना चाहूंगी, और वो चूंकि थोड़ी देर स्टूडियो के बाहर चली गई थी। देखिए मैंने नहीं भगाया था, हाँ सॉरी, मैंने नहीं भगाया। डर लग रहा है मुझे, तो मैंने अपना थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया। तो आशा, प्रश्न है, क्या कोई चित्र एक कविता की तरह कोई भाव या तथ्य व्यक्त कर सकता है? और क्या कोई कविता उतना ही सशक्त दृश्य प्रभाव छोड़ सकती है जितना कोई चित्र? वर्तमान डिजिटल युग में जहां माध्यम निरंतर बदल रहे हैं, आप लेखन और चित्रकला के साथ साथ विकसित होने की प्रक्रिया को किस प्रकार देखती हैं? नीलम जी, मुझे लगता है कि जो भी भाव होते हैं एक इंसान के अंदर, वो दोनों ही तरह से बहुत खूबसूरती से उकेरे जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करती थी, मैं चर्च गेट में ही थी एक कॉलेज में, और मुझे वहाँ पे इतनी आर्ट गैलरीज़ हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं सीधा आर्ट गैलरीज़ चली जाती थी। मेरे साथ कोई आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन वो मेरी रुचि थी, मुझे बहुत पसंद था, तो मैं चली जाती थी। और उसी तरह एक बार जहांगीर आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगा हुआ था अजय दे का। तो जब मैंने उनकी पेंटिंग्स देखी, वो चारकोल से काम करते हैं, और बहुत उन्होंने बढ़िया लगता बहुत है। ही खूबसूरती से बनाई हुई थी एक पेंटिंग, जिसमें एक बच्ची खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन वो बच्ची इस तरह से उन्होंने उस बच्ची को बनाया था कि वो पिंजरे के अंदर है और वो बाहर देख रही है खुला आसमान। तो वो किस तरह से उन्होंने इमोशन इतना क्लियर कर दिया था कि वो बच्ची वो उड़ना चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती है। यही एक इमोशन आप शब्दों में भी लिख सकते हो, और यही एक इमोशन वो चित्र देखकर मुझे समझ आ गया। तो जो किसी भी भाव को उकेरने की बात होती है, वो आप बहुत खूबसूरती से दोनों ही मीडियम में उकेर सकते हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो शब्द हो। बस ये है कि उस समय एज एन आर्टिस्ट आप किस मूड में हो। अगर उस समय आपके हाथ में ब्रश है तो आप पेंट कर लोगे, अगर उस समय आपके हाथ में एक पेन है तो आप उसे फटाफट लिख लोगे। तो यही एक बात है कि अगर आप दोनों तरह से, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, आपके अंदर कलाकार छुपा है, तो वो किसी ना किसी तरह से उस इमोशन को कैप्चर करना चाहता है, या तो वो कलम उठा लेगा या तो वो ब्रश उठा लेगा। मुझे ये लगता तो है। कुल मिला के इस प्रश्न में मैं आप तीनों का ने जो कहा उसको दोहराना चाहूंगी कि अपर्णा जी ने कहा कि उन्हें शब्द के माध्यम से ज्यादा खुशी मिलती है, परंतु वो दोनों तरह से कार्य कर सकती हैं। वो शब्दों को लिख के उस पे पेंटिंग बना सकती हैं और पेंटिंग पे कविता लिख सकती हैं। सुरेंद्र ने कहा कि वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड पेंटिंग करने में होते हैं, परंतु जब उनकी संवेदना बहुत स्ट्रांग हो जाती है वो लिख भी लेते हैं। और आशा ने कहा कि वो मूडी है, वो मूडी नहीं जो रेटिंग्स देते हैं, बट वो मूडी है, और जब उनको मूड करता है पेंटिंग करने का वो पेंटिंग करती हैं, और जब उनको मूड करता है लिखने का वो लिखती हैं। तो जैसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, वैसे कभी पेंटर्स ब्लॉक भी होता है क्या? आशा, आपको हुआ है कभी? जी, बिल्कुल होता है नीलम जी। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में एक ख़्याल उठ चुका है, चित्र बन चुका है, पूरी तरह से आप रंग भी देख सकते हो और पूरा कैनवस पे उतरा हुआ उसे देख सकते हो, लेकिन जब आप कैनवस लेके बैठते हो, तो वो उतरता ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक बार मैंने सुना था कि कई बार जो कृतियाँ होती हैं, कलाकृतियाँ होती हैं, और जो शब्द होते हैं, जो वाणी होती है, वो कहीं से आती है, आपको वो प्रेरणा मिलती है, तब वो आपके थ्रू वो शब्दों में ढलती है या कैनवस पे उतरती है। तो मुझे लगता है ये भी एक प्रोसेस होता है, सब तैयार हो चुका होता है, लेकिन फिर भी जब तक उसका सही समय नहीं आता ना, तो वो उतरता नहीं है। पर ये है बिल्कुल कि सही, एकदम ब्लॉक, सही कहा। है ना? लेकिन ब्लॉक छोड़ के मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कई बार कि अगर मैंने कलर उठा लिया है और कोई इमेज बन गई है,
तो अगर ये नहीं बन पा रहा है तो मैं कुछ और बना दूं, नहीं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं सब तो तैयार था नहीं बना, तो वो अंदर रह जाती है, क्योंकि कलाकार चाहता है काम खत्म हो, लेकिन वो मैं नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो मेरा सुरेंद्र मेरा यही फर्क है। प्रश्न सुरेंद्र मैं ये प्रश्न अब पिछले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हाँ, आपने पेंटर्स ब्लॉक महसूस किया है कभी? किसने? महसूस तो सुरेंद्र किया है, सुरेंद्र यानी आशा जी ने बताया अभी कि जैसा उन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि डू कभी कभी रिपीट। आंखों के सामने दिखता है, पूरा रेडी होता है, आपको सिर्फ कैनवस पे डालना है, वो होता है, यानी इट्स क्या बोलते हैं ना कि इट्स अ प्रोसेस। वो माइंड में दिखता है, आपको आंखें बंद करोगे तो आपको फट से समझ में आता है मुझे ये करना है, खत्म बात। और एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं 1 से 1.5 घंटे में पेंटिंग बनाता हूँ, मैं इसके ऊपर पेंटिंग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में उतना क्लियरिटी होती है कि मुझे कहाँ पे क्या यूज करना है, कौन सा ब्रश, कौन सा कलर, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी। तो मैं पूरा तैयार होता हूँ, मैं बैठता हूँ, कर देता हूँ, खत्म हो जाता है। रियलिस्टिक पेंटिंग बहुत इज अ बढ़िया, डिफरेंट थिंग, पोर्ट्रेट इज अ बहुत डिफरेंट बढ़िया। थिंग। मैं भी सोच रही हूँ सुरेंद्र कि मैं आंख बंद करूं और खोलूं और एक पेंटिंग नजर आए। मेरा तो आ पेंटर्स सकती ब्लॉक है। बहुत लंबा चल रहा है कि इसमें कई साल का अंतर हो गया है। बट ठीक है, मैं नौकरी में कुछ ज्यादा खोई हुई हूँ, तो कभी मैं आंख बंद करूंगी और शायद एक पेंटिंग निकल आए। तो अपर्णा जी, निकलेगी। आपका क्या ख्याल है? आपको मेरा कभी ये राइटर्स कहना है, पेंटर्स ब्लॉक? मेरे दिमाग में अगर कोई पेंटिंग का एक वो आइडिया आया कि मुझे ये बनाना है, और वो जब तक नहीं उतार लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये पेंटिंग मैं बना रही हूँ पिछले करीब 8 दिन से मैंने इसको कंसेप्चुलाइज किया है। मेरी एक कहानी की किताब है निर्झर मन, उसके लिए बना रही हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा है वो नहीं उतर रही है। जब तक नहीं उतरेगी मैं कोशिश करती रहूंगी, और जब उतरेगी जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी मेरे है मुझे क्या करना है, तो तब तक मैं कोशिश करती रहती हूँ और बना के ही छोड़ती हूँ, फिर बीच में नहीं छोड़ती या उस पर कुछ और नहीं बनाती हूँ। एकला चालो रे, तो चलती रहती हैं हमारी अपर्णा दी। और जो है अपर्णा दी। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि माहौल कितना जरूरी रहता है एक अच्छी पेंटिंग के लिए? यानी जैसे अब अपर्णा जी तो समुद्र के किनारे रहती हैं, और तो क्या आपको वो जो इतनी खूबसूरत जगह है उससे कुछ प्रेरणा मिलती है? हाँ, उससे तो प्रेरणा मिलती ही है अगर लैंडस्केप बनाती हूँ। उससे लिखने की प्रेरणा ज़्यादा मिलती है बजाय कि पेंटिंग के लिए, क्योंकि लैंडस्केप बहुत ज़्यादा नहीं मैं बनाती हूँ। और वो भी बिकॉज़ कहते हैं ना, जो टीचर एक बात बोल देते हैं वो दिमाग में आपके फँस जाती है। जब मैं सीख रही थी एक टीचर से, तो उन्होंने मुझे बोला, अभी 2010 की बात है, कि लैंडस्केप इज़ नो आर्ट अनलेस यू गिव सम टेक्सचर्स और समथिंग। क्योंकि आप फोटो खींच लें, अगर आपको पेंट और ब्रश चलाना आता है तो आप लैंडस्केप बना सकते हैं। वो दिमाग में बात फंस गई मेरे, तो मैंने लैंडस्केप ज़्यादा नहीं बनाए। बनाती हूँ, लेकिन उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अपना, मतलब एक वो टच रहे, या तो टेक्सचर्स रहें या कुछ और रहे। जैसे अब पेड़ बनाया तो पेड़ पे टेक्सचर ज़रूर अलग से बनाऊंगी मैं, ये नहीं कि डायरेक्टली पेड़ बना दिया उस तरह से। तो इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मिलती है मुझे, प्रकृति से ही इंस्पिरेशन मिलती है ज़्यादा। सुरेंद्र जी, आपका क्या होता है? आपको क्या पुणे के जो रिमझिम बारिश हो रही होती है जब 4-6 महीने, तो उससे कुछ प्रेरणा मिलती है या नहीं मिलती है? तो मेरा फेवरेट सीजन बारिश है, और वाह वाह। मेरा भी पेंटिंग करने का एक अलग से छोटी सी मेरी गैलरी है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहाँ से मुझे बाहर का नज़ारा दिखता है। स्पेशली बारिश के सीजन में मुझे वो ज़्यादा तकलीफ देता है, सो आई एक्सप्रेस माई सेल्फ लॉट। फिर वाटर कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, तो बारिश के सीजन में ज़्यादा मैं पेंटिंग्स, कविताएं बारिश रिलेटेड निकलती है मेरे से, ऑटोमेटिकली होता है वो। भगवान करे पूना में साल भर बारिश हो। तो आशा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? नीलम जी, जैसा सुरेंद्र सराफ जी ने कहा कि बारिशों में उन्हें बहुत ऐसा
पेंटिंग करने का और लिखने का मन करता है। बारिशों में मैं लिखती बहुत हूँ, लेकिन पेंटिंग और करने के लिए पेंटिंग मुझे कब बहुत करती हैं? शांति और पेंटिंग चाहिए, कब बहुत करती हैं? शांति। मैं पेंटिंग कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन एकदम मुझे शांति चाहिए होती है, मैं अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती हूँ। ज्यादातर मेरी जो पेंटिंग होती है रात को होती है, तो मैं सुबह अगर मैंने स्केच कर लिया है अपने कैनवस पे, तो रात को वो शुरुआत होती है और होते होते पेंटिंग खत्म हमेशा आधी रात को होती है। कभी 2 बजे होती है, कभी 3 बजे होती है। मुझे वो पीस चाहिए, और उस समय मुझे नींद भी तो आप नहीं आती, उल्लू क्योंकि हैं? वो खुद इतने तो आप उल्लू हैं? मेडिटेशन होता है। हाँ, पेंटिंग हम पेंटिंग भी मेरा मेडिटेशन है। तो यहाँ तीन उसी उल्लू बैठे कैटेगरी में हैं। है। यहाँ तीन उल्लू बैठे हैं, तो जब मैं उल्लू बन जाऊं तो मैं अभी 12 बजे आप लोग को फोन कर सकती हूँ। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताती हूँ नीलम जी, जब मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम चल रहा था, जो बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, वो सबसे अच्छा समय होता है। एक कैनवस लिया, लगाया, कलर निकाले, 2 घंटे में पेंटिंग खत्म हो जाती है और साथ में गुस्सा ठंडा हो जाता है। रंगों में बहुत इतनी बढ़िया। ताकत होती है। पर मुझे एक प्रश्न आशा से और बहुत है, ये कभी पुणे में कभी मुंबई में रहती है, तो आशा आपको मुंबई की बारिश ज्यादा अच्छी लगती है या पुणे की बारिश? झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ बहुत समय बिताया, मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर मैं बारिश के समय पुणे में हूँ तो मैं मुंबई के बारिश को बहुत मिस करती हूँ। तो आपको मुंबई की बारिश बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारिश का लुत्फ उठाना है तो गोवा आना बहुत। चाहिए बारिश के मौसम में। पर उनके पास चॉइस तो पुणे और मुंबई की हाँ, दी थी ना। मैं प्रश्न करने वाली हूँ, उनको मुंबई की वो गोवा की चॉइस ही नहीं दी, नहीं तो आपको मेहमान नवाजी करनी पड़ती। कोई बात वैसे नहीं। उसमें भी अच्छा ही होता, दोनों 12 बजे तक जग के पेंटिंग करते हैं ना। हाँ, एकदम अच्छा। जुगलबंदी हो जाएगी पेंटिंग की। चलिए, ऐसी जुगलबंदी हम लोग कुछ करेंगे लिटफेस्ट 3 में। तो जो अभी देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा लिटफेस्ट 3 भी पुणे में होने जा रहा है, सीएमई दापोड़ी में ही। और उसमें कई चीजें होंगी, जैसे ऑनलाइन पोएट्री, स्टोरी कॉन्टेस्ट और बुक कॉन्टेस्ट की हमने घोषणा करी दी है। हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कई चीजें प्लान की हुई है, जैसे पैनल डिस्कशन, पेंटिंग एग्जीबिशन, कुछ ऑन द स्पॉट कॉन्टेस्ट भी रहेंगे। तो लिट फेस्ट 3 का मुझे तो बहुत इंतजार है। आशा है यहाँ पे बैठे सभी लोगों को होगा, क्योंकि आप लोग सब लिट फेस्ट 2 का में शामिल थे और खूब गर्म जोशी से आप लोगों ने हिस्सा लिया था, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। और वर्कशॉप्स भी हम लोग करेंगे, कुछ वर्कशॉप्स के बिल्कुल लिए भी हम लोगों का करने का है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया हुआ था ये, और भी अच्छा होगा, ज्यादा भागीदारी होगी, लोग आएंगे, बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल। तो एक मैं खास और हम लोग चीज पेंटिंग देखी। से जुड़े हुए भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक खास चीज देखी है आप तीनों की पेंटिंग्स में, कि इसमें आपकी पेंटिंग्स के विषय या तो स्पिरिचुअल है या फिर खुश मिजाज है। आप लोग कोई आप लोगों ने कोई दर्द भरी पेंटिंग या तो दिखाई नहीं या करते नहीं है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और उसका कारण। तो सबसे पहला प्रश्न सुरेंद्र से। नहीं, आपने जो बोला कि दर्द भरी पेंटिंग, तो पेंटिंग का दर्द कलर से ही प्रेजेंट होगा। तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे, सुरोन कैनवास, देर आर, वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है जो थोड़ी सैडनेस की तरफ जाती है। ओके, तो बिकॉज मैंने वैसे कलर यूज किए हैं, उसको मैं अच्छा भी कर सकता था, बट मुझे लगा कि वो थीम में वो कलर चाहिए, वो मिक्सचर चाहिए, वो टेक्सचर चाहिए, तो मैंने वो यूज़ किया। और मुझे कमेंट भी आए हैं वैसे कि आपकी आज की पेंटिंग थोड़ी दुखद लग रही है, थोड़े कलर डल लग रहे हैं। मैं बोला वही इंटेंशन था, मैं पेंटिंग ही उसीलिए बनाया कि भाई मुझे वो भाव एक्सप्रेशन करना है कि मैं भी उस दिन मुझे बुरा लगता होगा अंदर से, इसलिए मैंने वैसी पेंटिंग बनाई।
तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जैसे अभी मेरी एक पुस्तक जस्ट प्रकाशित हुई है, तो वो है तो बहुत ब्राइट और मुझे वो पेंटिंग चाहिए थी, परंतु वो उसका टाइटल था साइज ऑफ शेडोज। तो मैं उसमें वो ब्राइटनेस नहीं चाहती थी, तो मैंने उसको एडिट करके चारकोल पेंट कलर्स दे के उसका कवर पेज किया। तो यस, कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो रिश्तेदार बोलते हैं कि आप माओ को कि आप ना थोड़ी कलरफुल कपड़े पहनिए तो बच्चा भी आपका कम रोएगा। तो कलर्स का हमारी जिंदगी में वाकई बहुत महत्व होता है। तो आशा, आप बताएं कि क्या आपने कुछ दुखद पेंटिंग्स भी की है, और की है तो क्या आपकी संवेदना वैसी थी इसलिए की है, या आप किसी और के दर्द को देख के हिल गई और आपने की है? नीलम जी, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग की नहीं है जो दुख को दर्शाती हो, क्योंकि जैसा मैं इससे पहले जो आपने प्रश्न पूछा था तब बता रही थी, पेंटिंग मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। तो जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं अपने सुखद एकदम क्षेत्र में पहुंच जाती हूँ, और उस समय मैं बहुत खुश होती हूँ, मतलब खुश भी नहीं, मैं सोच सकती हूँ मैं बहुत शांत हो जाती हूँ। तो उस शांति में जिन कलर्स के ऊपर, जिन रंगों के ऊपर आपका हाथ पड़ता है, वो सारे शांति के ही रंग होते हैं। तो अगर आप मेरी पेंटिंग्स को देखोगे तो या तो उनमें ऑरेंज है, येलो है, इन सब रंगों की बहुत बहुतायत है, या नीले रंग है, सफेद रंग है। तो ये आशा अब फ्रीज हो गई नीले और सफेद रंग में। तो अपर्णा जी, आपका क्या बहुत कहना है इसके बारे में? मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ पेंटिंग्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सैडनेस वाला जो है ना, वो एक बार अगर आपका मन दुखी आपने बना लिया, लेकिन बाद में आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसलिए ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ। यहाँ तक कि जो ये मैंने किताब में पेंटिंग बनाई है, ये दोनों चीज़ें डिपिक्ट कर रही है, लेकिन मैंने येलो कलर दिया है टू शो ब्राइटनेस ऑफ द अदर साइड। आंखें बंद है, और यही अगर मैंने एक खुली आंखें बनाई होती इस तरह से, तो ये पेंटिंग अलग हो जाती है एकदम से। तो मुझे अगर कुछ ऐसा बनाना भी पड़ा, जैसे क्योंकि किताब में इस तरह की पोएम्स थी, तो मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हूँ, और मेरे को वो पेंटिंग्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने शायद कोई भी सैड वाली पेंटिंग नहीं बनाई है, क्योंकि एक दिल को आज सुकून मिलता है, एक दिल को सुकून मिलता है कि आपने ये क्रिएट किया है, इसलिए। देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं। जैसे बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में हम देखते हैं कि कभी कभी वो गरीब आदमी का दर्द जब दर्शाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। हाँ, और कभी कभी उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो याद कराने के लिए वो पेंटिंग्स भी जरूरी होती हैं। परंतु ये भी बात सही है कि आर्टिस्ट का जो मन करे वो तो वैसे ही बनाएगा ना। तो हाँ, जो आपका मन करे आप वो बनाते हैं। अब मैं भी वही बनाती हूँ, और जो मुझे मन करता है, और मैंने भी ज्यादा ब्राइट कलर्स ही यूज किए हैं, और मेरा भी प्रोमिनेंट कलर हरदम जो है ब्लू रहा है, येलो रहा है, ऑरेंज रहा है। तो यस, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल, और क्या पेंट करना है, कौन से रंग यूज करना है। पर जो एक बात सामने आई वो ये आई कि कलर दिखाते हैं कि आप खुश है कि दुखी है। अगर आप बिल्कुल। बहुत ब्राइट कलर यूज कर लिए और आप दुख दिखाना चाहते हैं तो नहीं वो नहीं, जचेगा। नहीं हो सकता। सही तो बात। वैसे ही कविता में है, आपने बहुत खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स यूज कर लिए और आप चाह रहे हैं दर्द दिखाना, तो आप नहीं दिखा सकते। तो इस हद तक लेखन और पेंटिंग में समानता तो है ही। आशा जी, आपका कुछ और विचार इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस यही कहना चाह रही थी। ओके। तो अब इतनी खूबसूरत डिस्कशन के बाद एक मुझे लगता है कि कहीं क्या हमारी पेंटिंग्स और हमारा लेखन कहीं पीछे छूट जाएगा एआई के साथ? चैट जीपीटी और डीप सीक और पता नहीं कितने कितने आ रहे हैं आजकल। एक ऐड और दिखता है कि आप फोटो डाल दीजिए और वो लोग ऐसे ऐसे करते हुए हिलते हुए दिखते हैं। तो
क्या ये सच में हमारी जो भी क्रिएटिविटी है उसको मार देगा एआई, या नहीं मार पाएगा? सुरेंद्र, बहुत स्ट्रांग उनका चेहरा दिख रहा है, इसलिए मैं उनसे ही पहले पूछूंगी। उसका उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि मैं खुद आईटी से हूँ और मुझे एआई कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या है ये पता है। तो सिंपल मैं बोलता हूँ, एआई किसी का भी जॉब नहीं लेने वाला, ना कोई आर्टिस्ट को एआई रिप्लेस करने वाला। ओके। क्यों? 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 आपको ऐसा क्यों लगता है? एआई का मेन पर्पस जो है ना, जहाँ तक कंटेंट आता है, ओके, जैसे कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, टाइम आपके पास कम है, आप उसके लिए चैटबॉट और एआई और चैट जीपीटी वॉट एवर यू वांट टू यूज, आप यूज कर सकती हो। यही टेक्निक आप मुझे बोलोगे कि 2 घंटे में पेंटिंग बना के दो यूजिंग एआई, एआई कुछ तो बनाएगा, बट मेरे थॉट्स एआई करेगा क्या? नहीं कर सकता। मेरे ब्रश के स्ट्रोक्स जो मुझे मारने हैं, ओके, वो एआई मारेगा क्या? नहीं मार सकता। एआई मुझे बता सकता है कि ये पेंटिंग ऐसी हो सकती है, बट सुरेंद्र क्या सोच रहा है, सुरेंद्र को कैसी पेंटिंग बनानी है, सुरेंद्र का जो स्ट्रोक का स्टाइल है, वो एआई कहाँ से लाए? कविता भी मैं बोलता हूँ, कविता एआई नहीं लिख सकता। वो आपको बता 8-10 लाइन कुछ तो लिख के देता है, बट जो मुझे कहना है वो एआई नहीं बता सकता ना। तो एआई एक माध्यम है जहाँ पे आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाने हैं, कुछ यानी आपके पास टाइम नहीं है, मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने हैं, यस, वहाँ पे एआई डेफिनेटली हेल्पफुल है। बट क्रिएटिविटी एंड एआई, आई टोटली डिसएग्री। क्रिएटिविटी रहेगी और बढ़ेगी और ऐसे ही चलती रही, बिकॉज एवरी ह्यूमन, एवरी आर्टिस्ट इज अ डिफरेंट, दे थिंक डिफरेंट, और वो एआई नहीं कर सकता। मेरे थॉट्स एआई नहीं समझ सकता। आशा, आपका क्या विचार है? नीलम जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई से बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महँगी पेंटिंग महँगी ही इसलिए है क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं है। वो एक आर्टिस्ट का अपना, जो उसने अपने आप को कैनवस पे उकेर दिया है, वो है। अब एआई क्या करता है, एआई क्रॉल करेगा, पूरे इंटरनेट को क्रॉल करेगा और उसको जो अवेलेबल है वो उसी को क्रिएट कर सकता है। वो ओरिजिनल कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, जो चीज़ नेट पे नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लीगल नोटिसेस और लीगल एक्शंस भी ले रहे हैं लोग, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट की कला अवेलेबल है ऑनलाइन, एआई उसे भी क्रॉल कर रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि वो उनका काम है। तो इसीलिए जो भी एआई से क्रिएट होगा उसकी वैल्यू हमेशा जो सही, जो ओरिजिनल काम है उससे हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक थेफ्ट का ठप्पा हमेशा लगा रहेगा। एआई कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जो जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, जो हमारे छोटे मोटे काम है उनके लिए हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम आर्ट वर्ल्ड की बात करते हैं वहाँ पे एआई जनरेटेड जो भी इमेजेस हैं उनकी वैल्यू हमेशा, जो ओरिजिनल इमेजेस है, ओरिजिनल आर्ट है, उसके मुकाबले हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। उसके अंदर वो भावनाएं, वो इमोशंस नहीं है जो एक आर्टिस्ट चाहता है, इतना अपने आप को उकेर के और वो पूरा रंगों के माध्यम से और लकीरों के माध्यम से कैनवस पे बिखेरता है, वो एआई नहीं कर सकता। अपर्णा दी, आपके क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि सबसे पहली बात तो ये जो एआई जनरेटेड पेंटिंग्स होती हैं, ये कहना कि वो ज़्यादा नहीं, जैसे एक आर्टिस्ट हैंड पेंटेड जो होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन 2018 में एआई जनरेटेड पेंटिंग करोड्स में बिकी है। एआई जनरेटेड, मैंने कल ही पढ़ा है वो, क्योंकि जब मैं इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था इट हैज़ बीन सोल्ड एट एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, मतलब उसका आप सोच नहीं सकते कितने की वो बिकी है पेंटिंग, लेकिन वो एआई जनरेटेड थी। तो इसमें कॉपीराइट का इशू भी आएगा।
AI जनरेटेड पेंटिंग्स में कॉपीराइट इशू आएगा कि आपने ओरिजिनल वर्क लेके उसमें हेरा फेरी कर करा के अपने हिसाब से जो भी रखा वो बना दिया। तो ये ज़रूर है कि जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ आर्ट है वो हमेशा ही हॉट सेलिंग रहेगा, उसका कोई पैरेलल नहीं हो सकता। लेकिन ये भी रिस्क रहेगा साथ में कि आपने तो अपना ओरिजिनल बनाया और किसी ने AI में आपका वो फीड करा और उसको किया, तो ऑल्ट्रेशन करके आपने दूसरा वो बना दिया, तो वो एक रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली रहेगा। और खुद ही सोचिए, जो एक इंसान 4 साल BFA कोर्स करता है, MFA करता है और अपनी ज़िंदगी आर्ट को दे देता है, उसका आर्ट वर्क और AI जनरेटेड आर्ट वर्क में बहुत फ़र्क होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो AI जनरेट करके एग्ज़िबिशंस भी लगा रहे हैं। तो इसके दोनों पहलू हैं, दोनों ही पहलू हैं। तो मेरा ये है कि जो आप कर रहे हैं वो आपको करते ही रहना चाहिए, और वो कॉपीड वर्क हो जाएगा, कॉपीराइट का वो आएगा, लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि जो आर्ट वर्ल्ड है, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। मैं उनका एक ब्लॉग पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये बड़ा थ्रेट हो जाएगा कि जो अपना ओरिजिनल वर्क है और जो एक कॉपीड वर्क है उसमें थोड़ी मॉड्यूलेशंस कर दी, थोड़ा चेंजेस कर दिए और बना दिया कलर के चेंज करके। तो मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया। आज 1 घंटा लगभग कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप जैसे खास आर्टिस्ट कम पोएट्स कम राइटर्स से मिलने का जो मौका मिला। एक खास विषय पे, नहीं मिलते तो हम कई बार रहते हैं, परंतु एक खास विषय पे हमने जो बातें की वो बहुत अच्छी लगी। तो मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान, सुरेंद्र सराफ और आशा सिंह गौर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने विचार रखे, अपनी पेंटिंग्स दिखाई, अपनी कविता या लेखन के बारे में बताया। और मीन्स ये बहुत ही समृद्ध करने वाला हमारा आज का कार्यक्रम रहा। जिस प्रकार से आपने भावनाओं, प्रेरणाओं और रचनात्मक प्रक्रियाओं को सजीवता से प्रस्तुत किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये स्पष्ट हुआ कि चाहे माध्यम कोई भी हो, शब्दों के रूप में हो या रंगों के, रचनात्मकता की आत्मा एक ही होती है। कविता एक चित्र बन सकती है और एक चित्र भी कविता कह सकता है। आज की चर्चा ने इस बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया। LWG परिवार की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि यह संवाद केवल एक चर्चा तक सीमित न रहकर आगे भी नए विचारों और रचनाओं को जन्म देता रहेगा। जैसा कि रूपा ने लिखा कि वो पेंटिंग की जर्नी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो रही है। आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने अपनी उपस्थिति और संवेदनशीलता से इस सत्र का सार्थक बनाया। और मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने इतना अच्छा मंच संचालन किया, इतना बढ़िया डिस्कशन किया और हम लोगों को प्रेरित करा। बहुत ही अच्छे मतलब डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया फ्रेम किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं हम लोगों को। काफी अच्छी चर्चा रही। ऐसी चर्चाएं बहुत कम होती है, तो मुझे भी काफी आनंद मिला। एक अलग डिस्कशन करने का एक अलग ही मजा था, बहुत अच्छा लगा। आशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आशा तो आशा को आज इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है। हाँ, आप थोड़ा मुस्कुराई तो शायद फ्रोजन नहीं है। तो आशा कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आशा? हाँ, बस इतना ही कि ऐसे डिस्कशंस होते रहने चाहिए। बहुत। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है ऐसे डिस्कशंस होते रहने चाहिए क्योंकि हम लोग तो घिरे हुए हैं बहुत सारे कलाकारों से, तो सबके पर्सपेक्टिव्स भी पता चलते हैं और आपस में घुलने मिलने का और कुछ कला के प्रति करने का, कुछ नया करने का मौका मिल जाता है क्योंकि सब एक जैसे लोग साथ में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो बहुत बेहतर हो ही जाता है। जैसे हम अपने लिटफेस्ट 3 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही मजा आया आज के डिस्कशन में।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही फिर आगे किसी और सेशन में फिर से मिलेंगे, और तब बिल्कुल। तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय। धन्यवाद नीलम जी। धन्यवाद। बाय।